हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड राज्य व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम विस्तार से जानेंगे अंतरिम विधानसभा का गठन और उसकी पूरी व्यवस्था क्या थी, राज्य विधानसभा का परिसीमन कैसे और कब हुआ, अब तक की सभी निर्वाचित विधानसभाओं का पूरा लेखा जोखा क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और अंत में हम जानेंगे सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों का सटीक विवरण। देखिए, परीक्षा के लिहाज से ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है ये बेहद आवश्यक है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे जानेंगे अंतरिम विधानसभा का गठन, लेकिन उससे भी पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। हालांकि पिछली कक्षाओं में भी ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं जब नोट्स में लिखा हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य गठन के समय बच्चों जो हमारे राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे, ठीक है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे। और केंद्र में जो सरकार थी बच्चों वो एनडीए की सरकार थी, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहते हैं, ठीक है। एनडीए की सरकार थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसे बोलते हैं। तो केंद्र में बीजेपी समर्थित एनडीए सरकार थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड का गठन हुआ है ना, ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल कह लीजिए, ठीक है, उत्तरांचल का गठन हुआ है। और इसी के तहत यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल की अंतरिम विधानसभा थी, तो अंतरिम विधानसभा हेतु व्यवस्था की गई थी बच्चों 31 विधायकों की, ठीक है। कुल 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। और इन 31 विधायकों में से जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसमें से 22 सदस्य चुने गए थे और विधान परिषद से 9 सदस्य चुने गए थे। और ये सभी के सभी जो 31 विधायक थे ना, ये उत्तराखंड जो आज का हमारा उत्तराखंड है इसी क्षेत्र के विधायक थे, ठीक है। 22 विधानसभा के इस क्षेत्र के सदस्य थे और 9 विधान परिषद के इसी क्षेत्र के सदस्य थे। तो कुल जो इस क्षेत्र के सदस्य थे, उत्तराखंड क्षेत्र के सदस्य थे, ये थे 31, ठीक है। 31 थे, ठीक है, 22 विधानसभा में और 9 विधान परिषद में। तो जो व्यवस्था की गई थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल अंतरिम विधानसभा हेतु वो 31 विधायकों की गई थी। लेकिन क्या होता है बच्चों, अंतरिम विधानसभा के गठन से पहले विधान परिषद के 9 में से एक सदस्य का क्या हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक सदस्य का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का जो गठन है वो 30 विधायकों से ही किया जाता है, ठीक है। आप 30 विधायक बार बार पढ़ते हैं कि अंतरिम विधानसभा में कितने विधायक थे, 30 विधायक थे। लेकिन व्यवस्था जो की गई थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत वो 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक विधायक का क्या हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया जाता है। और ये जो एक विधायक होता है ना जिसका कार्यकाल समाप्त होता है, ये विधान परिषद का विधायक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, तो उत्तरांचल का गठन होता है और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, उत्तरांचली। यूए का मतलब है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल के प्रथम जो सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं नित्यानंद स्वामी, ठीक है। और अंतरिम जो विधानसभा थी, ठीक है, अंतरिम विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री बनते हैं और 4 राज्य मंत्री बनते हैं। इस फैक्ट को याद कर लेना बच्चों, महत्वपूर्ण है, आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे, ठीक है। अंतरिम विधानसभा में 30 में से, ठीक है, 23 विधायक जो थे वो भाजपा के थे। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के द्वितीय मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रथम कौन होते हैं, नित्यानंद स्वामी। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के द्वितीय मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री रहते हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये 123 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल में चुनाव हो जाते हैं और नए निर्वाचित मुख्यमंत्री आ जाते हैं। कौन?
नारायण दत्त तिवारी। ठीक है। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रकाश पंत होते हैं। और अंतरिम विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो काजी मोहिद्दीन होते हैं। ठीक है, मोहिद्दीन होते हैं, याद रखना, काजी मोहिद्दीन। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ था बच्चों, जो अंतरिम विधानसभा थी इसका प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? तो 9 जनवरी 2001 को हुआ था। ठीक है, गठन कब हुआ था उत्तराखंड का? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू होता है फिर 9 जनवरी 2001 को, यानी लगभग 2 महीने बाद। प्रतिपक्ष का अंतरिम विधानसभा में कोई भी नेता नहीं था, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन से पहले, ठीक है, राज्य गठन से पूर्व में 22 विधानसभा व 9 विधान परिषद सीटें थी उत्तराखंड क्षेत्र में। ये जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है ना, 13 जनपदों का पूरा जो उत्तराखंड क्षेत्र है, ठीक है, इसमें विधानसभा की 22 सीटें थी और 9 सीटें थी विधान परिषद की। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था है, उत्तराखंड में आज के समय में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और उस समय जो पूरा का पूरा उत्तराखंड क्षेत्र था, ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। ठीक है, तो इस क्षेत्र से जो विधान परिषद के विधायक होते थे उनकी संख्या 9 होती थी बच्चों। ठीक है, विधानसभा के विधायकों की संख्या 22 होती थी। ठीक है, चलिए अब राज्य में परिसीमन की बात कर लेते हैं। विधानसभा का परिसीमन होता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में कितने विधायक हैं? 70 विधायक है ना। और उस समय कितने होते थे विधानसभा में? कुल 22 विधायक होते थे और आज के समय में 70 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिसीमन अवश्य किया गया होगा। तो ये उत्तराखंड में प्रथम परिसीमन कब हुआ था देख लेते हैं बच्चों। उत्तराखंड में जो प्रथम परिसीमन हुआ था बच्चों, ये हुआ था 5 नवंबर 2001 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 2001 को उत्तराखंड में प्रथम परिसीमन हुआ था। और परिसीमन के बाद 70 सीट हो गई थी। 22 से कितनी सीट हो गई थी? 22 से सीधे 70 सीट हो गई थी विधानसभा की। ठीक है, और ये जो परिसीमन हुआ था ना उत्तराखंड में, प्रथम जो परिसीमन है ये हुआ था बच्चों 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, 5 नवंबर 2001 को प्रथम परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद 22 से सीधी 70 सीटें हो जाती हैं और 1971 की जनगणना के आधार पर यह परिसीमन होता है बच्चों। ठीक है, उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन कब होता है? तो उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन होता है वर्ष 2006 में। ठीक है, और दूसरे परिसीमन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं जज कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन करते हैं? जज कुलदीप सिंह। और ये उत्तराखंड में जो दूसरा परिसीमन होता है ना, ये 2001 की जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, 2001 की जनगणना के आधार पर होता है। देखिए, जब पहला परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 को, तो उस समय जो 2001 की जनगणना थी ना, इसके आंकड़े नहीं आए थे। लेकिन यहाँ जब दूसरा परिसीमन होता है 2006 से ये शुरू होता है, तो 2001 की जनगणना के आंकड़े आ चुके थे। इसलिए जो दूसरा परिसीमन हुआ है ये 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। और ये जो दूसरा परिसीमन है ना बच्चों, ये प्रस्तुत किया गया था 2008 में। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था? 2008 में। परिसीमन 2006 के बाद ये जो परिसीमन हुआ था 2006 वाला, ठीक है, प्रस्तुति ये 2008 में किया गया था। तो परिसीमन 2006 के बाद पर्वतीय क्षेत्र की समाप्त विधानसभा सीटें देख लेते हैं। देखिए, जब ये दूसरा परिसीमन हुआ था उत्तराखंड में 2006 में, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र की कुछ सीटें समाप्त कर दी गई थी। कौन कौन सी में सीटें हैं तो देख लेते हैं। देखिए, पौड़ी की धुमाकोट, ये सीट आज के समय में कोई धुमाकोट के नाम से कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, ये समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, थलीशैण ये भी समाप्त कर दी गई थी, ये भी पौड़ी से ही थे। ठीक है, चमोली की नंदप्रयाग समाप्त कर दी गई थी। नंदप्रयाग नामक जो सीट थी विधानसभा की, ये समाप्त कर दी गई थी। अल्मोड़ा की भिक्यासेन समाप्त कर दी गई थी। पिथौरागढ़ की कनाली छीना समाप्त कर दी गई थी और बागेश्वर की कांडा समाप्त कर दी गई थी। इनके अलावा भी मैदानी क्षेत्र में भी कुछ सीटें थी, जैसे हरिद्वार में एक लढोरा सीट थी विधानसभा क्षेत्र की, वह समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो जो सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। आइए देख लेते हैं परिसीमन 2006 के बाद मैदानी क्षेत्र की सर्जित विधानसभा सीटें कौन सी थी, यानी जो नई सीटें बनाई गई थी परिसीमन 2006 के बाद में कौन सी हैं। तो देखिए, रायपुर, देहरादून जनपद में रायपुर
विधानसभा की सीट बनाई गई थी। नैनीताल में लालकुआ बनाई गई थी, ठीक है। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता बनाई गई थी, और ये नानक मत्ता सीट जो है एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उधम सिंह नगर में ही एक किच्छा विधानसभा सीट बनाई गई 2006 में ही, परिसीमन 2006 के तहत। हरिद्वार में BHEL जिसे भेल बोलते हैं, ठीक है, भेल बोलते हैं, भेल इसे बोलते हैं, तो ये सीट बनाई गई थी। हरिद्वार में ही हरिद्वार ग्रामीण बनाई गई थी, और हरिद्वार में ही एक खानपुर सीट का भी निर्माण किया गया था, ठीक है, सर्जित की गई थी। तो याद कर लेना है आपको, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। यूकेपीएससी में तो आया हुआ है, ठीक है, भिकियासेन के बारे में आया हुआ है कि कौन सी विधानसभा सीट समाप्त कर दी गई थी, तो भिकियासेन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, अंतरिम विधानसभा जब चुनाव होते हैं प्रथम बार उत्तराखंड में, ठीक है, वर्ष 2002 में 14 फरवरी 2002 को प्रथम बार चुनाव होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा आ जाती है, ठीक है। नए नए जो सदस्य 70 नए सदस्य जो चुनकर आते हैं, तो उसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा का सभा शुरू हो जाती है, और अंतरिम जो विधानसभा थी वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चुनाव जो हुए थे वो 14 फरवरी 2002 को हुए थे, और इन चुनाव में जो महिला सदस्य हैं वो कितनी जीत कर आई थी, तो 4 महिलाएं जीत कर आई थी चुनाव, ठीक है, यानी 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। और प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो नारायण दत्त तिवारी थे, आप सभी जानते हैं। तो नारायण दत्त तिवारी ने जो शपथ ली थी वो 2 मार्च 2002 को ली थी बच्चों, और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और ये कहां से चुनाव जीतते हैं, तो रामनगर विधानसभा सीट से ये चुनाव जीते थे। कौन? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। चलिए, ओके। और प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी, इसके जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो यशपाल आर्य थे बच्चों। कौन थे? यशपाल आर्य। हालांकि विधानसभा अध्यक्षों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये मैंने बता दिया। जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो यशपाल आर्य थे, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी के पहले मंत्रिमंडल में 16 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र व राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय होने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए थे। क्या है ये 91वां संविधान संशोधन बच्चों? 91वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में लाया गया था, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी वो इसे लेकर आई थी। और इसके तहत क्या है, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होनी चाहिए, ठीक है, 15% होनी चाहिए। जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है ना, उसकी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कुल 15% होनी चाहिए या 15% से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है। ऐसे ही मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 91वें संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि 2003 में आया था, कि भाई मुख्यमंत्री सहित जो कुल मंत्री होंगे उनकी संख्या जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो है ना, आज के समय में 12 मंत्री बन सकते हैं, कुल 12 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 70 का 15% देखेंगे, 15% निकालेंगे तो 10.5 आएगा, ठीक है, 10.5 आएगा। तो फिर 12 कैसे बन सकते हैं? तो इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी, ठीक है, एक नियम और जोड़ा गया था कि जिन राज्यों में विधानसभा सीटें बहुत कम है, जैसे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, और 70 विधानसभा सीटें काफी कम ही होती हैं, 70 का 15% 10.5 होता है, तो ये काफी कम सीटें होती हैं। तो जिन राज्यों में विधानसभा सीटें बहुत कम है वहां मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, ठीक है, 12 तय की गई है। तो भाई 12 हो सकती है, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड में जो है ना 12 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। तो 91वें संविधान संशोधन से पहले हमारे उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के समय 16 सदस्य थे, 16 सदस्य, ठीक है। और 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र व राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय होने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए थे, ठीक है। कितने मंत्री? 5 मंत्री पद से हटाए गए थे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? तो रसेल वैलेंटाइन गार्डन थे। देखिए ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। देखिए पहले क्या व्यवस्था थी कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे, ठीक है, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, ठीक है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होगा, ठीक है, 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होगा, ठीक है। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है बच्चों 2019 में, हाँ 2019 में होता है, ठीक है, और ये प्रभावी हो जाता है 104वां संविधान संशोधन। ये होता तो 2019 में पारित, लेकिन ये प्रभावी होता है 25 जनवरी 2020 को, ठीक है, 25 जनवरी 2020 को। और इसके तहत क्या होता है कि लोकसभा में ये जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ये व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है, और विधानसभा में भी जो 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, ये व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो रसेल वैलेंटाइन गार्डन जो कि 2002 के चुनाव में, ठीक है, जब चुनाव होता है और उसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा गठित होती है, तो उस विधानसभा में नियम के अनुसार रसेल वैलेंटाइन गार्डन क्या होते हैं, इन्हें मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन के रूप में। कुल विधानसभा में 71 विधायक होते हैं, 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत, ठीक है। लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ है ना विधानसभा का हमारे उत्तराखंड में, इसके बाद इसमें और इसके बाद अब कोई भी एंग्लो इंडियन हमारी विधानसभा में या किसी भी राज्य की विधानसभा में अब मनोनीत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, ये अनुच्छेद 331 के तहत होते थे, ठीक है। और राज्यों की विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, ये अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत होता था, ठीक है। चलिए, तो उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? रसेल वैलेंटाइन गार्डन। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रश्न बनते आए हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में दूसरी निर्वाचित विधानसभा के बारे में अब हम देख लेते हैं। दूसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी, इसमें जो चुनाव हुआ था ये 21 फरवरी 2007 को हुआ था। कब हुआ था? 21 फरवरी 2007 को हुआ था। और महिलाएं पहले की तरह ही 4 निर्वाचित हुई थी, यानी जो चुनाव जीतकर आई थी महिला, उनकी संख्या थी बच्चों 4, ठीक है। 2002 वाले चुनाव में भी 4 आई थी और 2007 वाले चुनाव में भी 4 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी। और मुख्यमंत्री जो यहाँ बनते हैं वो बनते हैं भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी। और ये नारायण दत्त तिवारी के बाद में दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। और ये जो शपथ लेते हैं यानी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं 8 मार्च 2007 को। लेकिन क्या होता है, खंडूरी इस्तीफा देते हैं और खंडूरी इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। दूसरी निर्वाचित विधानसभा में ही खंडूरी इस्तीफा दे देते हैं 25 जून 2009 को, यानी लगभग 2 से 2.25 साल बाद। और इनके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बना दिया जाता है। लेकिन फिर से वही होता है, रमेश पोखरियाल निशंक भी इस्तीफा देते हैं और फिर सितंबर 2011 को खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं बच्चों, ठीक है, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा होती है, इसमें एंग्लो इंडियन होती हैं मिस कैरोन मायरो, ये एक महिला थी, ठीक है, एंग्लो इंडियन महिला थी हैं मिस कैरोन मायोर, ठीक है, याद कर लेना। उत्तराखंड की तीसरी निर्वाचित विधानसभा देख लेते हैं। इसके लिए जो चुनाव होते हैं वो 30 जनवरी 2012 को होते हैं और इसमें महिलाएं जो जीत कर आती हैं बच्चों, वो 5 महिला सदस्य इस विधानसभा में जीत कर आती हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं विजय बहुगुणा, जो कि शपथ लेते हैं 13 मार्च 2012 को। लेकिन इनके इस्तीफा देने के बाद में हरीश रावत बनते हैं 1 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री। लेकिन हरीश रावत के समय में एक कांड हो जाता है अपने उत्तराखंड में, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरीश रावत के समय 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिनों तक, कितने दिनों तक? 46 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहता है, ठीक है। और
उत्तराखंड में फिर जो यहाँ हस्तक्षेप होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप होता है। उत्तराखंड में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में विधानसभा में 10 मई 2016 को विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान होता है, जिसके बाद हरीश रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार बहाल हो जाती है। मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा में? तो आरवी गार्डन होते हैं, याद कर लेना है आपको, ठीक है, आरवी गार्डन। अब हम देख लेते हैं चौथी निर्वाचित, उत्तराखंड की चौथी निर्वाचित विधानसभा। चुनाव होते हैं 15 फरवरी 2017 को। महिलाएं जो चुनकर आती हैं वो कितनी महिलाएं आती हैं? वो 5 महिलाएं चुनकर आती हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन ये 5 से 7 हो जाती हैं। बाद में क्या होता है, 2 उपचुनाव के बाद विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5 से 7 हो जाती है। 2 उपचुनाव होते हैं और दोनों के दोनों उपचुनावों में महिलाएं जीत कर आ जाती हैं, ठीक है। तो 5 से ये 7 हो जाती हैं, ठीक है। और चौथी निर्वाचित विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये शपथ लेते हैं 18 मार्च 2017 को। 9वें सीएम के रूप में ये चुने जाते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन क्या होता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद में, ठीक है, ये दौर चलता रहता है उत्तराखंड में, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी के बाद में और पुष्कर सिंह धामी से पहले जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वे एक दो साल के लिए ही हुए हैं। बार बार इस्तीफा दे रहे हैं, फिर नया मुख्यमंत्री बन रहा है, फिर वो इस्तीफा दे रहा है, फिर नया मुख्यमंत्री बन रहा है। ये दौर चलता रहा है उत्तराखंड में। क्या होता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद 10 मार्च 2021 को मात्र 115 दिन के लिए 10वें सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी और फिर इन्हें भी हटा दिया जाता है। ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और फिर 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें सीएम बनते हैं पुष्कर सिंह धामी बच्चों, और जो कि अब तक बने आ रहे हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि ये चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं और 5वीं विधानसभा में भी बीजेपी जीत जाती है और फिर इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि 5वीं विधानसभा में ये अपनी सीट हार जाते हैं, लेकिन फिर इन्हें दूसरी विधानसभा सीट से जिता दिया जाता है। और चौथी विधानसभा सीट में जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे वो जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन थे, ठीक है। इसके बाद में चौथी विधानसभा के बाद में जितने भी विधानसभा होंगे, अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था अब हटा दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा देख लेते हैं। चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2022 को। जो पहली विधानसभा थी, ठीक है, पहली विधानसभा थी निर्वाचित विधानसभा, उसके चुनाव भी 14 फरवरी को ही हुए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2022 को। महिलाएं यहां सर्वाधिक चुनी गई इस विधानसभा में। 8 सदस्य इस विधानसभा में चुनी जाती है। 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं पुष्कर सिंह धामी और ये शपथ लेते हैं 23 मार्च 2022 को। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं रितु खंडूरी, ठीक है, जो कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। रितु खंडूरी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं ना, उन सभी का मैंने डेटा इसमें डाला है, वही डेटा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा उन्मुख है, ठीक है। तो चलिए अब हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हैं, ठीक है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो श्री नारायण दत्त तिवारी थे, मैंने बता दिया। सबसे लंबा जो कार्यकाल है, हालांकि पुस्तकों में अभी भी नारायण दत्त तिवारी लिखा हुआ है, लेकिन अब आप नोट कर लेना श्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी का सबसे लंबा कार्यकाल अब हो चुका है, ठीक है। प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, हालांकि अंतरिम विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे। द्वितीय जो मुख्यमंत्री थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे। तृतीय जो मुख्यमंत्री थे बच्चों वो नारायण दत्त तिवारी थे। हालांकि नारायण दत्त तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जो जनता के द्वारा चुने गए थे। वो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो नारायण दत्त तिवारी थे, याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन वैसे अगर क्रम वाइज देखेंगे तो तृतीय नंबर पर ही आएंगे। चतुर्थ मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। और 5वें बन जाते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, फिर ये भी इस्तीफा दे देते हैं। और छठे जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो फिर से मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी बनते हैं। 7वें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बनते हैं, फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। और 8वें मुख्यमंत्री इनकी जगह बन जाते हैं हरीश रावत, ठीक है। 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। 10वें बनते हैं तीरथ सिंह रावत, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ता है। और 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं पुष्कर सिंह रावत, नहीं पुष्कर सिंह धामी, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और फिर
पांचवी विधानसभा के फिर से चुनाव होते हैं, पांचवी विधानसभा के लिए, और फिर से द्वादश यानी दोबारा जीतकर यहीं आ जाते हैं। और पुष्कर सिंह, ये फिर से रावत लिखा गया, धामी कर लेना बच्चों से, ठीक है। क्या करोगे आप? धामी कर लेना, ठीक है। धामी, आपके नोट्स में भी रावत आ गया होगा तो इसे सही कर लेना, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ओके। चलिए अब विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। और ये मुख्यमंत्रियों का आपको क्रम याद होना चाहिए। मेरे सामने देखिए लिखे हुए हैं, लेकिन चलिए मैं स्क्रीन चेंज करता हूं और मैं कोशिश करता हूं याद करने की। सबसे पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। उसके बाद कौन आए? भगत सिंह कोश्यारी आए। उसके बाद कौन आए? नारायण दत्त तिवारी आए। उसके बाद खंडूरी आए। उसके बाद निशंक आए और फिर खंडूरी आ जाते हैं, ठीक है। खंडूरी के बाद में फिर से कौन आ जाते हैं? विजय बहुगुणा आ जाते हैं। विजय बहुगुणा फिर इस्तीफा दे देते हैं और फिर कौन आ जाते हैं? तो हरीश रावत आ जाते हैं। हरीश रावत के बाद कौन आते हैं? तो हरीश रावत के बाद आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी आते हैं, जो कि अब तक बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे याद है, आपके भी होने चाहिए, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो हरिद्वार में है, ठीक है। अब विधानसभा क्षेत्रों का जो बंटवारा होता है ना, वो जनसंख्या के आधार पर होता है, और सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में ही है बच्चों। तो हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटें हैं, या विधानसभा क्षेत्र कह लीजिए। कौन कौन सी है? रुड़की, लक्सर, खानपुर, पिरान कलियर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, मंगलोर, भेल, भेल, ठीक है, भेल, BHEL, ठीक है, BHEL भी से बोलते हैं, और वैसे शॉर्ट में भेल भी बोल देते हैं। ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। तो ये 11 सीटें हैं। आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है कि ये विधानसभा क्षेत्र देखिए सहसपुर के बारे में आया हुआ है, सहसपुर के बारे में पूछा हुआ है। हालांकि 2017 के आसपास पूछा था, लेकिन पूछा हुआ है, ठीक है। तो रुड़की, लक्सर, कानपुर, पिरान कलियर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, मंगलोर, भेल, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, ये 11 विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में। इन्हें याद कर लेना। जिनमें से बच्चों 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं, आरक्षित सीटें हैं। और कौन से कैंडिडेट के लिए? SC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं देहरादून के बारे में। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? धर्मपुर, विकासनगर, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर। ये पूछा हुआ है बच्चों, सहसपुर, राजपुर और चक्राता, ठीक है। तो ये 10 सीटें हैं। 10 की 10 सीटें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कौन से जनपद में कौन सी सीट है, ठीक है। और देहरादून जनपद में 2 सीटें आरक्षित हैं, राजपुर SC के लिए और चक्राता ST के लिए, ठीक है। राजपुर SC के लिए और चक्राता ST के लिए। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? काशीपुर, जसपुर होगा, ये जयपुर लिख दिया क्या? जसपुर होगा, ये क्या होगा? जसपुर, ठीक है। काशीपुर, जसपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और नानकमत्ता, ठीक है। आपके नोट्स में भी जयपुर, क्योंकि नोट्स में पहले ही अपलोड कर देता हूं, तो जयपुर चला गया होगा, इसे जसपुर कर लेना, ठीक है। काशीपुर, जसपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और नानकमत्ता। और 2 सीटें आरक्षित हैं, एक बाजपुर, एक नानकमत्ता। बाजपुर SC के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए है, और नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में कितनी है विधानसभा सीटें? 6 हैं। यमकेश्वर, कोटद्वार, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल, श्रीनगर और पौड़ी, ये 6 सीटें पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पौड़ी आरक्षित है बच्चों। 1 सीट पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र की आरक्षित है, और पौड़ी सीट, ठीक है, जो कि SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। टिहरी गढ़वाल में भी 6 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। टिहरी, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर, धनोल्टी, देवप्रयाग और घनसाली, जिसमें से इन 6 में से घनसाली जो है SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है बच्चों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नैनीताल। नैनीताल में भी 6 सीटें हैं, ठीक है। अब विधानसभा की कितने सीटें हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? हल्द्वानी, लालकुआ, रामनगर, भीमताल, कालाढूंगी, नैनीताल। और जो ये नैनीताल है ना, ये SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है बच्चों, ठीक है। SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। ये सीटें आपको जरूर याद करनी है जो आरक्षित है।
अल्मोड़ा के बारे में जान लेते हैं। अल्मोड़ा में भी 6 सीटें हैं, द्वाराहाट, रानीखेत, सल्ट, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर एसटी कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं। देखिए कुल 70 में से 13 जो सीटें हैं ना, 13 जो सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं। 2 सीटें हमने देख ली हैं, एक देहरादून में थी और एक उधम सिंह नगर में थी। ठीक है, पिथौरागढ़ में देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में 4 सीटें क्या हैं, विधानसभा की 4 सीटें हैं, डेढ़ीहाट, पिथौरागढ़ और धारचूला और गंगोली हाट, जिसमें से गंगोली हाट जो है ये एससी कैंडिडेट के लिए क्या है बच्चों, आरक्षित है। आगे देख लेते हैं। उत्तरकाशी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला, और जो ये पुरोला है ना ये एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। चमोली में देख लेते हैं। चमोली में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। थराली जो है ये एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। बागेश्वर में दो नहीं, हाँ 2 ही सीटें हैं। ठीक है, बागेश्वर में 2 सीटें हैं, कपकोट और बागेश्वर, और जो ये बागेश्वर सीट है ना ये एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। रुद्रप्रयाग और चंपावत 2 ऐसे जनपद हैं जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है बच्चों। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत याद रखना, ऐसे ऐसे फैक्ट याद करने के होते हैं। तो रुद्रप्रयाग और चंपावत 2 ऐसे जनपद हैं जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। ठीक है, चंपावत में 2 विधानसभा सीटें, चंपावत और लोहाघाट। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं कंप्लीट करता हूं। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड राज्यसभा सीट और लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको 30 से 35 जो मिनट की क्लास है वो आपको मिलती रहेगी बच्चों। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।